डिस्कस करेंगे क्लास 12 का सब्जेक्ट हिस्ट्री का चैप्टर 9 शासक और इतिवृत्त मुगल दरबार। इसमें मैंने 2 वीडियो बनाई थी है, जिन्होंने नहीं देखा है लिंक डिस्क्रिप्शन में जाकर देख ले। आज हम भाषा में के बारे में बात करेंगे, जिसमें पहले बाबर के बारे में हम बात कर ले। तो मुगल काल के शुरुआती दौर में बाबर ने तुर्की भाषा का महत्व दिया। बाबर ने किसको महत्व दिया था? तुर्की भाषा को महत्व दिया था। बाबर ने अपनी सारी कविताएं एवं स्मरण तुर्की भाषा में लिखवाई। बाबरनामा की रचना तुर्की भाषा में की गई। बाबर की आत्मकथा तुर्की बाबरी, वो भी आपका तुर्की भाषा में ही है। बाबर ने सड़क नापने के लिए जिसका आविष्कार किया उसको गजे बाबरी भी कहते हैं। आगे चलते हैं हम लोग। अब अकबर की बात करेंगे। तो अकबर ने फारसी भाषा को दरबार की मुख्य भाषा बनाया और वह सभी लोग जिनकी फारसी भाषा पर अच्छी पकड़ थी उन्हें दरबार की ऊंचे ऊंचे स्थान दिए गए। अकबर ने प्रचलित किया फारसी भाषा को और उन लोगों को ऊंचा ऊंचा दर्जा दिया जिनको फारसी भाषा में अच्छी पकड़ थी। तो जिनको नोट डाउन करना है नोट डाउन करें। चलिए आगे चलते हैं। तो मैंने अभी तक क्या बताया, अकबर ने अपनी दरबार की भाषा क्या बना दी? फारसी बना दी। तो पूरे जितने भी राज्य परिवार थे वो क्या बोलने लगे? फारसी बोलने लगे। यहां तक कि धीरे धीरे ये आम चाल की बोल भाषा फारसी हो गई और दरबार में फारसी का उपयोग होने लगा। तो देखिए पूरी शाही परिवार एवं दरबार के मुख्य सदस्य सभी फारसी भाषा का ही प्रयोग किया करते थे। धीरे धीरे राज्य की मुख्य भाषा फारसी बन गई एवं प्रशासनिक क्षेत्रों में भी इसका प्रयोग होने लगा। यहाँ तक कि अकबर ने की रचना फारसी में ही किया। अकबरनामा का रचना उसने क्या किया? फारसी में किया। यहाँ तक कि बाबर नामा का भी अनुवाद उसने फारसी में ही करवाया और साथ ही साथ महाभारत और रामायण का भी अनुवाद उसने फारसी में ही कराया। तो देखिए यहाँ पे अकबरनामा की रचना फारसी भाषा में की गई। अकबर ने बाबरनामा का अनुवाद भी फारसी भाषा में करवाया। यहाँ तक कि मुगल बादशाहों ने संस्कृत ग्रंथों जैसे कि महाभारत और रामायण का अनुवाद फारसी भाषा में करने के आदेश भी दिए। तो जिसको नोट डाउन करना नोट डाउन करें। चलिए आगे चलते हैं। महाभारत का फारसी में अनुवाद करके उसका नाम रजमनामा यानी युद्धों की पुस्तक रख दिया गया। और साथ ही साथ उस दौर में कुछ हिंदू भाषी लोग भी थे। जब इन हिंदू भाषी लोगों और फारसी भाषी लोगों के बीच संवाद हुआ तो दोनों ने एक दूसरे के शब्दों को अपनाया, जिसे एक नई भाषा उर्दू का उदय हुआ। तो आपका उर्दू का उदय कब हुआ था? अकबर के समय में ही उर्दू का उदय हुआ था। आगे इसकी रचना पे डिस्कशन करते हैं। तो रचना में मुगल काल में सभी इतिवृत्तों की रचना हाथों से की जाती थी। इसका निर्माण शाही किताब खानों में किया जाता था। तो जिसको नोट डाउन करना है नोट डाउन करें। चलिए आगे चलते हैं। अब रचना में देखेंगे यहीं पर इन किताबों को संग्रहित करके रखा जाता था। मतलब कहां पे संग्रहित करके रखा जाता था? आपका किताब खाने में रखा जाता था। आगे चलते इन इतिवृत्तों की रचना अनेकों लोगों द्वारा मिलकर की जाती थी। मतलब एक से नहीं होता था, इनमें बहुत लोगों की जरूरत होती थी। वो सब मिलकर इन इतिवृत्तों की रचना करते थे। कागज बनाने वाला कौन होता था? पेज तैयार करने के लिए होता था। और कोफ्तकार कौन था? पृष्ठ चमकाने के लिए। चित्रकार चित्रों की रचना के लिए। जिल्द साज था। और उसके बाद एक पांडुलिपि तैयार करने में कई वर्षों का समय एवं अनेक लोगों की मेहनत लगती थी। भाई जरूरी बात है, अगर आप हाथ से लिख रहे हैं तो इसको लिखने में बहुत समय लगेगा और बहुतों लोगों की मदद भी लगेगी। और आगे चलते हैं। परंतु इस पांडुलिपि के निर्माण का श्रेय सिर्फ कुछ ही लोगों को ही दिया जाता था। मतलब जो वरिष्ठ अधिकारी थे उनको ही इसका श्रेय दिया जाता था, बाकी लोगों को इसका श्रेय नहीं दिया जाता था। तो जिसको नोट डाउन करना है नोट डाउन करें। चलिए अब आगे चलते। तो मुगल चित्रकला के बारे में हम लोग बात करेंगे। तो अबुल फजल ने चित्रकारी का एक जादुई कला के रूप में वर्णन किया है। अबुल फजल चित्रकारी को बहुत सम्मान देता था और 17वीं सदी में मुगल बादशाहों को प्रभामंडल के साथ चित्रित किया जाने लगा। मतलब उनको चित्रित भी किया जाने लगा प्रभामंडल के साथ में। ईश्वर के प्रतीक के रूप में इन प्रभामंडल को उन्होंने ईसा और वर्जिन मेरी के यूरोपीय चित्रों से लिया था। तो वहां से उन्होंने इसको लिया था।
साथ ही साथ अकबर को एक चित्र में सफेद पोशाक में दिखाया गया है। यह सफेद रंग सूफी परंपरा की ओर संकेत करता है। आगे चलते हैं लोग। बादशाह, उसके दरबार तथा उसमें हिस्सा लेने वाले लोगों का चित्रण करने वाले चित्रों की रचना को लेकर शासकों और मुसलमान रूढ़िवादी वर्ग कौन होते हैं? जो कट्टर होते हैं, सिर्फ इस्लाम के अलावा किसी और के बारे में नहीं सोचते हैं। वर्ग के प्रतिनिधियों अर्थात उमला के बीच निरंतर तनाव बना रहा। तो जिसको नोट डाउन करना नोट डाउन करें। चलिए अब आगे चलते हैं। अब हम अकबरनामा के बारे में पढ़ेंगे। अकबरनामा किसने लिखा था और वो किसके दरबारी थे? तो आगे पढ़ते हैं हम लोग। महत्वपूर्ण चित्रित मुगल इतिहासों से सर्वाधिक ज्ञात अकबरनामा और बादशाहनामा राजा का इतिहास है। प्रत्येक पांडुलिपियों में औसतन 150 पूरे अथवा दोहरे पृष्ठों पर लड़ाई, घेराबंदी, शिकार, इमारत, निर्माण, दरबारी दृश्य आदि के चित्र हैं। और अकबरनामा के लेखक कौन है? अबुल फजल का पालन पोषण मुगल राजधानी आगरा में हुआ था और यही अकबरनामा के लेखक भी थे। आगे चलते हैं। अकबर के करीबी मित्र और दरबारी अबुल फजल ने उसके शासनकाल के इतिहास लिखा है और अबुल फजल ने यह इतिहास 3 जिल्दों में लिखा और इसका शीर्षक थी अकबरनामा। तो जिसको नोट डाउन करना नोट डाउन करें। चलिए अब आगे चलते हैं। तो अबू फजल ने क्या लिखा? अकबरनामा अबू फजल ने ही लिखा था। तो चलिए आगे चलते। उसने क्या 3 जिल्दों में इसको बांटा था। तो पहले जिल्द में अकबर के पूर्वजों का बयान है और दूसरी अकबर के शासनकाल की घटनाओं का विवरण देती है। तीसरी जिल्द आईने अकबरी है। इसमें अकबर के प्रशासन, घराने, सेना, राजस्व और साम्राज्य के भूगोल का ब्यौरा मिलता है। इसमें समकालीन भारत के लोगों की परंपराओं और संस्कृतियों का भी विस्तृत विवरण मिलता है आपको। और आईने अकबरी का सबसे रोचक आयाम है विविध प्रकार की चीजों, फसलों, कीमतों, मजदूरी और राजस्व सांख्यिकी विवरण। आगे चलते हम लोग। मेहरुनिसा ने 1611 ईस्वी में जहांगीर से विवाह किया और उसे नूरजहां का खिताब मिला। तो आपको मैंने पिछली क्लास में बताया था जहांगीर से मेहरुनिसा ने विवाह कब किया? 1611 ईस्वी में और उसे नूरजहां का खिताब दिया। आगे चलते हैं। तो नूरजहां हमेशा जहांगीर के प्रति अत्यधिक वफादार रही। नूरजहां के सम्मान में जहांगीर ने चांदी के सिक्के जारी किए। तो जिनको नोट डाउन करना नोट डाउन करें। चलिए अब आगे चलते हैं। तो अब बादशाहनामा के बारे में पढ़ेंगे। इसकी रचना अब्दुल हमीद लाहौरी द्वारा की गई थी और अब्दुल हमीद लाहौरी जो थे वो अबुल फजल के ही शिष्य थे और शाहजहां द्वारा अब्दुल हमीद लाहौरी को अकबरनामा की शैली के अनुसार अपना इतिहास लिखने के लिए नियुक्त किया गया था। बादशाहनामा को भी 3 जिल्द भागों में बांटा गया। प्रत्येक जिल्द में 10 चंद्र वर्षों यानी लूनर ईयर्स का वर्णन किया गया है। तो जिसको नोट डाउन करना नोट डाउन करें। तो आज के लिए इतना स्टूडेंट। नेक्स्ट क्लास में हम लोग आगे डिस्कस करेंगे और अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें और बेल आइकन की घंटी को दबाना ना भूलें। धन्यवाद।